आज की कहानी है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से पुरस्कृत कृति डार्क हॉर्स, एक अनकही दास्तां। आज की कहानी है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से पुरस्कृत कृति डार्क हॉर्स, एक अनकही दास्तां। लेखक नीलोत्पल मृणाल। तभी अचानक खेत की तरफ सैर पर निकले ठाकुर जी, जो विनायक सिन्हा के ही स्कूल में साथी टीचर थे, की नज़र विनायक जी पर पड़ी। अरे, इतना सुबह सुबह स्नान ध्यान हो रहा है, कहाँ जाने का समय हो गया मास्टर साहब? खैनी रगड़ते ठाकुर साहब ने पूछ डाला। विनायक बाबू तब तक 4 लोटा पानी डाल चुके थे। हाँ, आज तनी संतोष दिल्ली जा रहा है, वहीं स्टेशन छोड़ने जाना है। 10:30 का ट्रेन है, विक्रमशिला। इतनी भोरे भोरे दिल्ली? ठाकुर जी ने बड़े कौतूहल से पूछा। विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ, बीए कर लिया है, यहीं भागलपुर टीएनबी कॉलेज से कराए हैं। अब बोला एमए पीएचडी का डिग्री जमा करने से क्या होगा इस युग में, सो दिल्ली जाते हैं। आईएएस का तैयारी करेंगे। जितने दिन में लोग एमए करेगा, हम मन लगा करके यदि पढ़ लिए तो उतने दिन में आईएएस बन जाएंगे। अरे महाराज, सोचिए ना, आईएएस हो गया तो 3 पुश्तों को तार देगा विनायक। आईएएस वाले में तैयारी करने के लिए जा रहा है। सुनते ही विनायक बाबू की आंखों में लाल बत्ती जल गई। चेहरे पर हंसी और रोमांच का मिश्रित भाव लिए खुद को सहज करते हुए बोलिए, देखिए, अब इतना तो तय है, लेकिन पता है कि हाँ, पढ़ने में ठीक है। बोला दिल्ली जाएंगे। हम बोले ठीक है, जो मन का करना हो वो करो, अपना भविष्य बनाओ। हाँ, डॉक्टर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, पर अगर आप अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का करियर बनाना है तो आईएएस बनना होगा। यह एक सामान्य सोच थी जो हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे बड़े कस्बे या गांव में थी। चाय पीकर कप रखते हुए ठाकुर जी जाने को हुए। चलिए, तैयार होइए आप भी विनायक बाबू, भगवान संतोष को जल्दी ही आईएएस बनाए। हम लोगों का भी नाम ऊंचा होगा, गांव भी तर जाएगा। जाते जाते ठाकुर जी पूरे समाज और गांव के शान की जिम्मेदारी भी विनायक बाबू को देते चले गए, जो उन्हें अब संतोष को देना था। संतोष एक बड़े बैग में किताबें डालने लगा। किताब यहाँ से ढोके कितना ले जा रहे हो? वहाँ तो खरीदोगे ही, यहाँ से दिल्ली ले जाने का क्या मतलब? विनायक बाबू अपना चश्मा पहने हुए बोले। संतोष ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर किताबें ठूसते हुए कहा, पुरानी वाली एनसीईआरटी रख रहे हैं, वहाँ मुश्किल से मिलती है। संतोष ने माँ के पाँव छुए, पीठ पर बैग लटकाया और बाइक पर विनायक बाबू के पीछे बैठ गया। 2 कदम आते हुए माँ ने संतोष का सर सहलाते हुए कहा, देखना, उदास मत होना, खूब पढ़ना बढ़िया से, यहाँ का चिंता एकदम नहीं करना, खर्चा के भी मत सोचना, सब भेजेंगे पापा, तुम बस जल्दी खुशखबरी देना। पूरे समाज का नज़र है, सबको दिखाना है कुछ करके, हम पैसा देने में कमी नहीं करेंगे। तुम्हारा काम मेहनत है, इसमें कमी नहीं करना। असल में एक सिविल अभ्यर्थी के बेटे और बाप के बीच रिश्ते का आधार इन्हीं 2 परम सत्य के आसपास मंडराता है। पिता पैसे को लेकर निश्चिंत करता है और बेटा परिणाम को लेकर। बेटे को खर्च चाहिए और पिता को परिणाम। संतोष ने पिता के पांव छुए, निकलते हुए बोले, चलो जय गणेश, पहुंच के फ़ोन कर देना। हिंदी पट्टी के क्षेत्र में कोई पिता तब तक बेटे को गले नहीं लगाता जब तक कि वह खुद से कमाने खाने लायक न हो जाए। अब संतोष अपने सपनों के नगर मुखर्जी नगर में खड़ा था। 10 से 15 मिनट तक इस एहसास को पी लेने के बाद उसने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। हेलो, हाँ राय साहब, नमस्कार, हम संतोष बोल रहे हैं, यहाँ मुखर्जी नगर पहुँच गए हैं, संतोष ने कहा। उधर से राय साहब की आवाज़ आई, स्वागत है भाई, कहाँ पर हैं?
अभी आप कहाँ खड़ा हैं? जी ये बत्रा सिनेमा के ठीक सामने खड़े हैं। एक तो जूस का दुकान है उसी के पास। संतोष ने इधर उधर नजर टटोलते हुए कहा। राय साहब का पूरा नाम कृपा शंकर राय था। वे मूलतः यूपी के गाजीपुर से थे। राय साहब पिछले 5 साल से मुखर्जी नगर में तैयारी के लिए रह रहे थे। पिछले साल ही उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में आईएएस की मुख्य परीक्षा दी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए करने के बाद उन्होंने बीएड भी कर रखा था। किसान परिवार से थे पर किसानी ठीक ठाक थी। पिता खेती बाड़ी से मजबूत थे। कृपा शंकर के झड़ते बाल और तेजी से लटकती झुर्रियों के अदब में साथी उन्हें राय साहब कहते थे। चलिए रूम पर चलते हैं, राय साहब ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। हाँ चलिए देखें आपका महल, संतोष ने भरे उत्साह से कहा। महल नहीं कुटिया कहिए, तपस्या करना होता है, राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। कल तक संतोष केवल एक छात्र था पर आज वह एक सिविल सेवा प्रतियोगी हो गया था। इसकी एक अलग जिम्मेदारी होती है। समाज और अपने युग के प्रति इसके विशेष दायित्व होते हैं। इसी बीच संतोष की जेब में रखा मोबाइल बजा। पटना से पाजेब बलम जी आरा से। हेलो हेलो, प्रणाम पापा, संतोष ने कहा। हाँ खुश रहो, अरे पहुंच गए, फ़ोन भी नहीं किए, टेंशन हो रहा था यहाँ। उधर से विनायक बाबू बोले। हाँ पापा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, पहुंच गए हैं। फिर संतोष ने राय साहब को एक बार गौर से देखा, मुस्कुराया और एक बार फिर अपने पापा से बोले, एकदम सही जगह पहुंच गए हैं। राय साहब, संतोष और मनोहर तीनों ने बत्रा पहुंच मिलन छोले भटूरे वाले के यहाँ नाश्ता किया। फिर तीनों बगल के ही टोनी प्रॉपर्टी के ऑफिस पहुंचे। प्रॉपर्टी डीलर से मतलब मुखर्जी नगर में रहने वाले उन बेरोजगार लोगों से था जो छात्रों को किराए के लिए लगने वाले अपने परिचितों के मकान का पता बताते थे। वे मकान मालिक से मकान की चाबी लेकर कमरा दिखाते थे और पसंद आ जाने पर बस इसी के एवज में छात्रों से तयशुदा मासिक किराए की 50% जितनी राशि अपने कमीशन के रूप में लेते थे। वास्तव में यह पेशा मुखर्जी नगर और आसपास इलाकों में चरम पर था और वहाँ के सबसे क्रूरतम धंधों में से एक था जिसका शिकार छात्रों को होना पड़ता था। आओ जी बैठ जाओ, कितने लोग रहोगे? टोनी ने पहला सवाल पूछा। जी एक के लिए चाहिए, मनोहर ने कहा। कितने रहना है? टोनी ने एक साथ तीनों चेहरों को देखते हुए पूछा। जी हमको चाहिए था कमरा। बोलते वक्त संतोष इतना नर्वस था जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड के सवाल का जवाब दे रहा हो। कहाँ से हो? टोनी ने अगला खोजी सवाल दागा। जी बिहार भागलपुर से, संतोष ने संकोच और गर्व के मिश्रित भाव से कहा। बिहार? टोनी ने आवाज का टोन बढ़ाते हुए कहा। हाँ बिहार, संतोष ने कहा। यार मुखर्जी नगर तो नहीं, गांधी विहार, इंदिरा विकास चलेगा? टोनी ने पूछा। हाँ चलिए दिखा दीजिए, राय साहब ने कहा। दिखा दीजिए क्या यार, बात पक्की कर लो। साड़ी की दुकान तो है नहीं जो तुम्हें 20-30 देखनी है, टोनी ने रूखेपन से कहा। राय साहब कहते हुए कमरा देखने उठे। सब ऊपरी तल्ले पर पहुंच गए। कमरा खुला था, साफ सुथरा था। संतोष को कमरा, शांत वातावरण और नीचे रह रहा गुरु सब ठीक लगा। उसने हाँ कर दी। राय साहब को तो मानो अब जाकर चैन मिला। लैपटॉप और सीडी की गुदगुदी से भर उठे राय साहब। आज ही शिफ्ट हो लीजिए, चलिए आपका बैग ले आते हैं, राय साहब ने झट से कहा। चलिए रूम मिल गया, इसी बात पर एक शानदार पार्टी होनी चाहिए। संतोष भाई आपके कमरे पर, मनोहर ने चहकते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, संतोष ने कहा। अब संतोष वजीराबाद में स्थापित होने जा रहा था। अब उसे अपने सपनों को पूरा करना था। उसने सोच लिया था, खूब पढ़ेगा, खूब मेहनत करेगा, अकेला कमरे पर रहना है तो कोई बाधा भी नहीं होगी। रूम पर शिफ्ट होने के बाद राय साहब ने उसे सुझाव देते हुए कहा था कि अभी पहले 6 महीने खुद से कमरे पर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ले, फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करे। संतोष ने वहां बिना कटौती किए जरूरत का हर सामान खरीद लिया था।
उसने किसी सामान की मजबूती या गारंटी नहीं देखी। वह तो बस 1 साल में ही अपने सपनों को साकार करने की ठान कर आया था। वह रिक्शे पर लदे सामान को युद्ध सामग्री के तौर पर देख रहा था। उसे अब यूपीएससी से लड़ाई जीतनी थी। वह बस जल्द से जल्द कमरे में पहुंचकर सारा सामान एडजस्ट कर पढ़ाई में जुट जाना चाहता था। आप विषय क्या रखिएगा, कुछ सोचे हैं संतोष जी? राय साहब ने एकदम गंभीर भाव से पूछा। इतिहास से बीए हूँ, वही रख लेंगे एक तो। दूसरा आप ही मार्गदर्शन कर दीजिए। संतोष ने बड़े संयम और साफ मन से कहा। चलिए फिर दूसरा हिंदी साहित्य रख लीजिए। हाल से अच्छा अंक आ रहा है इसमें, काफ़ी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं इतिहास और हिंदी साहित्य के कॉम्बिनेशन से। राय साहब ने एक एलआईसी एजेंट की भांति पॉलिसी समझाने जैसे कहा। हमारे एक परिचित एक बार समाजशास्त्र से मेंस दिए थे। कैसा विषय है समाजशास्त्र? संतोष ने जिज्ञासा से पूछा। विषय सारे ठीक हैं, आप अपनी रुचि देख लीजिए। हिंदी साहित्य का सिलेबस छोटा है, अंकदायी विषय है, अच्छे टीचर भी हैं यहाँ इसके, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा भी हिंदी ही विषय है। सो कोई भी समस्या होगी तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। कितने लड़कों को हिंदी पढ़ाया हूँ, आज सब के सब बहुत सहज हैं हिंदी में। बस पीटी हो जाए तो फिर देखिएगा सबको अच्छा नंबर आएगा हिंदी में। राय साहब ने अपने विषय की पुरजोर वकालत की। अच्छा राय साहब, अभी तो इतिहास और सामान्य अध्ययन का किताब दिलवा दीजिए, दूसरा विषय थोड़ा समय लेके सोच लेंगे। संतोष ने खुद को तत्काल विषय चयन की उहापोह से बचाते हुए कहा। राय साहब ने एक के बाद एक रंग बिरंगी हर साइज की कई किताबें चुन चुनकर साइड में रखे जा रहे हैं। किताबों का चयन बड़ी निर्ममता से बिना मूल्य देखे करते जा रहे थे। सबसे पहले तो 30 से अधिक किताब कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को अलग करके रख दिया। उसके बाद अन्य किताबें तथा साथ में इंडिया ईयर बुक के साथ 4 पत्रिकाएं भी। संतोष चुपचाप राय साहब के द्वारा दी जा रही किताबों का ढेर लगाया जा रहा था। उधर दुकानदार एक तरफ से कैलकुलेटर पर खुट-खुट करके मूल्य अंकित किए जा रहा था। संतोष ने देखा अब तक 2200 रुपये से अधिक की किताबें जमा हो गई थी, और उधर राय साहब की नज़र निष्ठुर भाव से अभी और भी किताबें ढूंढ रही थी। संतोष कुछ नानुकुर भी नहीं कर सकता था। जरा सी ना उसे तैयारी के प्रति अगंभीर साबित कर सकती थी। किताबें खोजते खोजते राय साहब पसीने से तरबतर हो गए। तब उन्होंने कहा, अब आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको पैक करवा दीजिए। संतोष ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। संतोष ने 500 के 6 नोट निकालकर दुकानदार को दिए। आज संतोष का दिल्ली में अपने कमरे में प्रवेश का ये पहला दिन था। दिल्ली में रहने वाले छात्रों के साथ एक आम समस्या थी कि साल भर कोई न कोई परिचित इलाज कराने दिल्ली आता रहता था। मनोहर भी चाचा के आने का प्रयोजन जान ही रहा था। तब कैसे पता चल रहा है तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है मनोहर? चाचा ने ऑटो चलते ही पूछा। ठीक है चाचा, बस देखिए इस बार हो जाना चाहिए, मनोहर ने कहा। रास्ते में कोई भी इमारत देखते ही चाचा उसकी स्थापना का दिवस पूछते। कोई चौराहा मिलते ही जाती हुई सड़क दिखाकर पूछते कि ये सड़क किधर जाएगा। मुखर्जी नगर पहुंचते पहुंचते लगभग 150 प्रश्न पूछ लिए थे चाचा ने। मनोहर ऑटो से उतरा तो लगा जैसे परीक्षा हॉल से पीटी देकर निकला हो। एक तो वह अपने चाचा के हर टॉपिक पर पूछे गए यक्ष प्रश्नों से परेशान था। वह सोच रहा था कि काश इनकी किडनी की जगह इनका हार्ट खराब होता और सौभाग्य से फेल हो जाता तो कम से कम प्रश्नों के अतिरिक्त सिलेबस से मुक्ति तो मिलती। हालांकि उसका अंग्रेजी बम काम कर गया था। अभी तक सवाल पर सवाल दागने वाले चाचा अब इस इंग्लिशिया माहौल में चुपचाप खटिया पर बेंग की तरह बैठ गए। वे लगातार बस मनोहर को निहारे जा रहे थे। वे नहाना भूल गए। मनोहर को चाचा की मनः स्थिति का पूरा भान था। वह अब खेल पृष्ठ का पन्ना देख रहा था। आखिरी पन्ना बदलने के बाद अखबार को मेज पर रखा
और चाचा की ओर पलटते हुए कहा, चलिए चाचा, बाथरूम खाली हो गया है, आप नहा लीजिए। हाँ चलो। अच्छा, इंग्लिश तुम्हारा बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ, यहाँ का पढ़ाई लिखाई में तो होना ही है। मनोहर अब समझ चुका था कि उसका इंग्लिश इंद्रजाल कायम हो चुका है। अब चाचा थोड़े शांत रहेंगे। विमलेंदु यादव यूपी के बलिया जिले का रहने वाला है। पिता किसान थे। वह पढ़ने में एक ठीक ठाक छात्र थे। हालांकि स्नातक उसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में किया था। अपनी मेहनत और ईमानदारी से की गई रणनीतिक पढ़ाई की बदौलत उसने 2 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा दे दी थी और एक बार तो साक्षात्कार तक भी पहुंच गया था। गुरु से उसकी खूब पटती थी, सिवाय इस बात के कि वह शराब पीने का घोर विरोधी था। उसके एक चचेरे भाई की मौत शराब पीने की वजह से हो गई थी। उसने शराब के कारण अपने परिवार को बर्बाद होते देखा था। शराब और किसी भी तरह के नशे से वह कोसों दूर था। उसे सिर्फ एक बात का नशा था, वह अपने पिता के पसीने से की भेजी कमाई को सफलता के अमृत में बदल देना चाहता था। शायद ही कोई पल आया हो जब उसकी नज़र से संघर्ष करते और खेत में हल लेकर जाते उसके पिता की तस्वीर ओझल हुई हो। वह इस तस्वीर को बदल देना चाहता था। गुरु ने चाय चढ़ा दी। विमलेंदु वहीं बैठा कुछ किताबें उठकर उलट पलटने लगा। तभी संतोष भी आ पहुंचा। अभी तक उसने कहीं कोचिंग के लिए एडमिशन नहीं लिया था। अभी कमरे पर ही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहा था। राय साहब ने पेंसिल से अंडरलाइन कर नोट्स बनाने को समझाया। संतोष अभी उसी योजना को पूरा करने में लगा हुआ था। चाय पियोगे? संतोष के अंदर आते गुरु ने पूछा। हाँ पी लूँगा, थोड़ा दीजिएगा, संतोष ने कहा। वैसे कोचिंग का सिलेक्शन में सीमित ही महत्व है। मैं तो कहता हूँ बिना कोचिंग किए भी तैयारी करके सफलता प्राप्त की जा सकती है, विमलेंदु ने चाय सुड़कते हुए कहा। भाई विमलेंदु, जरा एक नए आए विद्यार्थी के नज़रिए से सोचकर देखो। ये कैसे संभव है कि हम कोई न कोचिंग न लेने की सलाह दे दें? अरे यार, कोई आदमी 1000 किलोमीटर अपने घर से दूर यहाँ दिल्ली आता है, यहाँ रह के तैयारी करेगा, अच्छा मार्गदर्शन पाएगा, विषयों को पढ़ाने वाले विशेषज्ञों से पढ़ेगा, सफल लोगों का अनुभव लेगा। ऐसे में दिल्ली आया कैसे? कोचिंग नहीं लेगा भाई? उसके तो आने का प्रयोजन ही कोचिंग लेना था। भाई एक कमरा लेने थोड़ी ही आया है दिल्ली इतनी दूर, गुरु ने कहा। पर ये तो मानना ही होगा कि यहाँ कुकुर मत्तों की तरह उगे कोचिंग में कोई क्वालिटी नहीं है। कुछ को छोड़कर बाकी खाली माया जाल फैलाए हुए हैं गुरु। विमलेंदु, तुम्हारी बात एकदम सही है, लेकिन ये सब तुमने कोचिंग लेने के बाद ही जाना ना। तुमने कोचिंग करके ही जाना ना कि यहाँ एडमिशन लेके पढ़ना बेवकूफ़ी है। तुमने कुछ छलिए से पढ़ने के बाद ही जाना ना कि कौन सा टीचर यहाँ सच में अच्छा है। तो जान लो विमलेंदु, कोचिंग एक आवश्यक बुराई है, इसे कोई नहीं बच सकता। तुम्हारे मेरे जैसे विचार बनने में 5 साल लगे, दर दर भटके, माथा धुने, तब जाके आज समझे हो। गुरु ने ठंडी हो चुकी चाय का कप उठाते हुए कहा। हाँ साला, 2-3 साल तो ये समझने के लिए कोचिंग लेना होता है कि अब कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना अच्छा होगा। जब तक ये समझ में आता है तब तक पैसा और समय दोनों खत्म हो चुके होते हैं, विमलेंदु ने बड़ी कोफ्त के साथ कहा। वह तो यह सोचकर आया था कि कोई 1-2 कोचिंग पकड़कर साल भर में अपनी नैया पार लगा लेगा, पर यहाँ इन दोनों की बातों ने तो उसके मन में कोचिंग को लेकर अजब सा रेखा चित्र खींच दिया था। कभी कभी उसे लग रहा था कहीं ये दोनों अपनी असफलता का फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकाल रहे। फिर सोचता कि नहीं यार, इन दोनों ने इंटरव्यू दिया है, भला इनके अनुभव को कैसे दरकिनार किया जाए। वह तो सोच ही रहा था कि वह भाग्यशाली है, उसे शुरू में ही ऐसे लोग मिल गए जो सालों साल गंवाकर अच्छी कोचिंग का पता लगा चुके हैं। उसे बस नाम जानकर एडमिशन लेना था। लेकिन संतोष शायद इतना भी सही नहीं सोच रहा था। हमको क्या करना चाहिए, कोचिंग लें कि नहीं, और लेना हो तो कहाँ से लें गुरु भाई, संतोष ने पूछा। नहीं ले? अरे ये तो आज तक हुआ ही नहीं कि मुखर्जी नगर लोग आए और इतने भाग्यशाली हों कि बिना पैसा लौटाए, बिना कोचिंग में फंसे सिलेक्ट होकर चले जाएं। यहाँ एलियन भी आएगा ना
तो उसको भी पहले कोचिंग में एडमिशन लेना होगा, तब बाद में कोई उसकी बात सुनेगा कि वो एलियन था। गुरु ने हंसते हुए कहा। और हाँ, जब वो बताएगा कि मैं तो एलियन हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरी फीस वापस कर दीजिए, तो उसे भी ये कोचिंग वाले समझाते हैं कि अब आ गए हो तो क्लास कर लो, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। भैया हार फार के एलियन भी बिना फीस ली वापस लिए अपने घर जाता है यहाँ से। विमलेंदु के कहते ही सब ठहाका लगाने लगे। ठहाका थमने के बाद संतोष तो कोचिंग की कल्पना तक से सिहरने लगा था। बड़ी मुश्किल से एक बार कोचिंग का पैसा जुगाड़ करके पिताजी ने उसे भेजा था। अब एक बार 50-60 हजार की कोचिंग लेने के बाद उसे पता चले कि उसने गलत जगह कोचिंग ले ली है, तो फिर शायद ही कहीं और पढ़ पाएगा। यह सब उसके दिमाग में चल रहा था। अरे घबराओ नहीं यार, सबके सब ठगी नहीं है यहाँ, कई अच्छे टीचर हैं। विषय सोच लो और जाके एडमिशन ले लो, जल्दी पढ़ो जम के, गुरु ने उसके धड़कते दिल को थामते हुए कहा। संतोष का अभी तक विषय तय नहीं हुआ था। संतोष वापस अपने कमरे पर चला गया। कमरे पर आने के बाद संतोष ने एनसीईआरटी की किताब, इतिहास की किताब निकाली और 5 मिनट कुर्सी पर बैठा, फिर बेड पर गया और किताब को छाती पर रखकर लेट गया। गुरु और विमलेंदु की बातें ठीक लगने पर भी उसका मन उसे मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा एक बार खुद जाकर जानकारी ले ले, दूसरे की बातों से निर्णय लेना ठीक नहीं। ये सब तो वर्षों से बैठकर पढ़ लिए हैं, तब जाकर कोचिंग को गरिया रहे हैं। हम तो अभी आए ही हैं, बेसिक की जानकारी के लिए कोई भी कोचिंग देख लेंगे, बाकी तो आगे खुद की मेहनत ही काम आएगी। आखिर संतोष की सोच ठीक उसी रास्ते पर जा रही थी जैसा गुरु ने थोड़ी देर पहले बका था, पर संतोष को इसका तनिक भी भान नहीं था। संतोष ने राय साहब को फ़ोन लगाया। राय साहब, अरे सर हमारा एडमिशन तो करवा दीजिए। संतोष ने कहा। ठीक है, आज शाम 7 बजे आइए आप बत्रा पर, हम देखते हैं आपका एडमिशन। आज पहली बार मुखर्जी नगर की महान ज्ञानमयी शान को महसूस कर रहा था। आज उसे लग रहा था कि वह दुनिया के सबसे बौद्धिक अड्डों में से एक मुखर्जी नगर का अंग बन चुका है। बस किसी कोचिंग में एडमिशन होते ही वह भी इस विश्वव्यापी दुनिया का वैध नागरिक हो जाएगा। वह अपने बगल में खड़े एक समूह की बातचीत सुनने लगा। वह भी कुछ सीखना चाहता था। इस नगर में केवल 2 ही वर्ग मिलते थे, या तो सिलेक्टेड विद्वान या नॉन सिलेक्टेड विद्वान, पर विद्वत्ता और उसके आत्मविश्वास से परे यहाँ कुछ भी नहीं। लिट्टी बेचने वाला भी अपने जमाने की पीटी का अनुभव सुनाता मिल जाता था यहाँ। संतोष वहीं खड़ा खड़ा आसपास की दीवारों, खंभों पर लटके कोचिंग के होर्डिंग्स देख रहा था। किस्म किस्म के जादुई सफलता दिलाने का वादा करने वाले होर्डिंग से पूरा इलाका पटा पड़ा था। ऐसे अचूक दावों वाले विज्ञापन इससे पहले संतोष ने अलीगढ़ से गाजियाबाद के बीच रेल यात्रा के दौरान बड़े बड़े अक्षरों में रेलवे ट्रैक के दोनों ओर की दीवारों पर लिखे देखे थे। बत्रा के इन विज्ञापनों में आईएएस बनाने का दावा गाजियाबाद और अलीगढ़ के वैद्यों से भी ज़्यादा गारंटी वाला था। कुछ ने लिखा था, सफलता की गारंटी, 3 बार फेल 1 बार आजमाए। एक का विज्ञापन था 100% सफलता पाए वरना पैसे वापस। एक संस्थान का दावा था, हमसे सस्ता कोई नहीं, ज़रूर पढ़े आईएएस बने। संतोष सोच में पड़ गया था, आखिर किसकी दवा खाए और कहाँ ऑपरेशन कराए। संतोष 10 कदम चलकर एक होर्डिंग के नीचे रुककर राय साहब का इंतज़ार करने लगा। उस होर्डिंग का विज्ञापन था, सबसे निराश आइए हमारे पास, सब बार फेल अब की बार पास, गारंटी आईएएस 1 बार बन के देखें। है तो बात थी कोचिंग के विज्ञापनों की। दुनिया में एक साथ एक ही जगह पर सबसे ज़्यादा वैरायटी के मानव मुखर्जी नगर में ही मिल सकते थे। कोई इतिहास का जानकार तो कोई विश्व कूटनीति का खिलाड़ी, कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता तो अरस्तु के जैसा चिंतक कोई। ये सब आपको एक ही कैंपस में टहलते मिल जाते हैं। यहाँ संसार के सबसे आशावादी लोग पाए जाते थे। बार बार असफल होने के बाद भी एक दूसरे को अगले एग्ज़ाम के लिए हौसला बढ़ाते हुए यहाँ टिके रहना अपने आप में अद्भुत था। लगे रहिए हो जाएगा,
यह यहाँ का सबसे लोकप्रिय नारा था। छोटे छोटे कस्बों गांव से आए छात्र अपने मिजाज में पूर्णतः वैश्विक थे। यहाँ पान की दुकान पर सिगरेट का धुआं उड़ाकर लड़के उनसे विश्व का मानचित्र बना देते थे। अमेरिका में ओबामा के राष्ट्रपति बनने पर यहाँ अपने पिता को बधाई देने वाले लोग केवल मुखर्जी नगर में ही पाए जा सकते थे। जैसे स्पेन में संवैधानिक सरकार बनने पर उसकी खुशी का भोज यहाँ कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने दिया था। भारत में किसी भी परीक्षा के लिए इतना आकर्षण नहीं था और न ही इसकी तैयारी के लिए मुखर्जी नगर जैसा चुंबकत्व। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक अधिकारी, वैज्ञानिक से लेकर इतिहास, राजनीति शास्त्र में शुद्ध स्नातक सब के सब अटे पड़े थे यहाँ आईएएस की तैयारी के लिए। संतोष इसी आबो हवा का झोंका ले रहा था। राय साहब ने पीछे से पीठ पर हाथ धरा। का देख रहे हैं, कुछ समझ में आया कि नहीं? यहाँ का माहौल, राय साहब ने मुस्किया कर कहा। वही देख और समझ रहे थे खड़े खड़े जरा। संतोष ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अब आपके लिए कोचिंग चलते हैं। अभी शाम का समय है, खाली ही होगा, ऑफिस आराम से बतिया लेंगे। मैडम, ये मेरे मित्र हैं, इनको एडमिशन लेना था। ओके, फर्स्ट यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, हमारा बैच बस 2 दिन बाद स्टार्ट होगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आप आज ही एडमिशन लेते हैं तो 2000 की छूट भी है। हमारी फैकल्टी यू नो कि बत्रा में सबसे बेस्ट है। बट आप सब्जेक्ट क्या चूज़ कर रहे हैं? जी, हम तो एक इतिहास सोचे हैं, दूसरे सब्जेक्ट को लेकर एकदम कंफ्यूज हैं। बहुत लोग डिस्कशन किए पर समझ में नहीं आ रहा है। संतोष ने एकदम कोमल स्वर में कहा, इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं कुछ सजेस्ट करूं? लड़की ने हाथ को लगभग पीसी सरकार की तरह घुमाते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल, माइंड का क्या बात है, एकदम कहिए ना मैडम प्लीज़। मैं सबको सजेस्ट नहीं करती, बट आपको पर्सनली बता रही हूँ कि आप हिस्ट्री तो बिल्कुल लो ही मत। एक तो सिलेबस बड़ा है और काफ़ी ना अजीब सा सब्जेक्ट है। मुझे तो ना हमेशा से कम नंबर आए हिस्ट्री में। मैं स्कूल में थी तब भी। बिल्कुल ओपनली आपसे पर्सनली टॉक कर रही हूँ, बट आपकी चॉइस है, मैं तो हिस्ट्री ना बोलूँगी। लड़की ने अपने होठों को 60-65 डिग्री टेढ़ा करके कहा, एकदम ठीक बात, सिलेबस तो सच में बड़ा है। और बताइए कि आप जैसी स्टूडेंट रह चुकी लड़की को कम नंबर आया स्कूल में, मतलब है कि दिक्कत तो है हिस्ट्री में। राय साहब ने गर्दन जिराफ की तरह हिलाते हुए कहा। उसकी अदाओं की धुंध में वो भूल गए थे कि उनका खुद का एक विषय इतिहास था। सो मैं तो कहूँगी कि आप पब्लिक एड और सोशियोलॉजी का कॉम्बिनेशन ले लो। छोटा सिलेबस है, ओनली 3 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास सब्जेक्ट को रिवीजन करने का भी पूरा टाइम मिल जाएगा। और ये पब्लिक एड तो आपको अभी से लेकर रिटायरमेंट तक काम आएगा। आपको आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान भी बड़ा कंफर्ट फील होगा। हाँ, आप ठीक बोल रही हैं। और वैसे भी हमें सिलेक्शन चाहिए, विषय कोई भी हो। संतोष ने आंखें मूंद कर सहमत होते हुए कहा, तो ओके, फर्स्ट आप ये फॉर्म फिल कर दो, देन फीस जमा कर देना, और कोई क्वेरी हो तो कहिए। लड़की ने रजिस्टर निकालते हुए कहा, आप कभी दी थी कि नहीं मैडम यूपीएससी? संतोष ने अपना मौलिक सवाल दागा। या 3 टाइम्स दिया, 2 टाइम्स मेंस लिखा, बट मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट माय फील्ड। मैं और कुछ करना चाहती थी, सब तैयारी छोड़ दी है। चलिए, अब आप हम जैसों को आईएएस बना रही हैं, ये ज़्यादा बड़ा काम है। संतोष ने हंसते हुए कहा, ओके, तो फिर मैं लोक प्रशासन और सोशियोलॉजी में कर दूँ ना एडमिट? ये फाइनल है ना, और कुछ देखना तो नहीं? मनमोहिनी ने अपनी ओर से अंतिम सवाल किया। अरे फाइनल करिए मैडम, हम लोग आपका सब देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। राय साहब ने संतोष की तरफ से आंख का इशारा पाते ही कहा। संतोष तो जैसे यहाँ हर बात पर बस हाँ ही बोलने के लिए बैठा था। संतोष पैसे लेकर ही गया था, तुरंत फार्म भर फीस की रकम जमा कर दी। इतने दिनों से विषय के चयन को लेकर संतोष जितने लोगों से सुझाव लेने के बाद अनिर्णय की स्थिति में था, उसे मनमोहिनी की मोहक मुस्कान ने केवल 15 ही मिनट में हल कर दिया था। मनमोहिनी के सुझाव पर लोक प्रशासन और समाजशास्त्र का चयन कर लिया, वह भी बिना शिक्षक का नाम पूछे। दोनों ने मिलकर सारी जानकारी टीचर की जगह मनमोहिनी के ही बारे में ली
और एडमिशन फाइनल कर लिया। हालांकि अभी वे अपने निर्णय का इतना सूक्ष्म विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि अभी उन पर मनमोहिनी की मोहक मुस्कान का जादू कायम था। अब संतोष एक संपूर्ण सिविल प्रतियोगी छात्र बन चुका था। वह अब पूरे मनोयोग से जुट जाना चाहता था तैयारी में। कमरा, किताब, कोचिंग और कोचिंग जाने का एक खूबसूरत बहाना, अब उसके पास सब कुछ था। आज संतोष की कोचिंग की क्लास का पहला दिन था। आज उसने अपने सपनों के सफर में पहला औपचारिक कदम बढ़ा दिया था। शिव और हनुमान चालीसा का पाठ कर नई कॉपी पर अबीर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया था। माथे पर तिलक किया, पहले पन्ने पर जय मां सरस्वती का शॉर्ट फॉर्म JMS लिखा, दही चीनी खाया और निकल गया अपनी पहली क्लास के लिए। क्लास जाने से पहले उसने अपने संभव धार्मिक क्रियाकलाप बड़े पवित्र मन के साथ किए। पहली क्लास समाजशास्त्र की थी। कक्षा में 10 मिनट के इंतजार के बाद एक नहाए धोए स्मार्ट से आदमी का प्रवेश हुआ। ये दुखमोचन मंडल सर थे, समाजशास्त्र के शिक्षक। बच्चों ने खड़े होकर अभिवादन किया। यह देख संतोष को अच्छा लगा कि यहाँ इतने बड़े लेवल की पढ़ाई में भी स्कूली शिष्टाचार वाले संस्कार कायम हैं। वह तो इतने जोश और ऊर्जा से भरा था कि सर के अभिवादन में बेंच पर खड़ा हो जाता, पर पहले दिन के लोक लाज से नॉर्मल रहा। चलिए, स्वागत है आप सबका। सबने फीस जमा कर दी क्या? सर का पहला वाक्य था कक्षा में। जी सर। जी मेरा हाफ। जी कर देंगे सर। कई मिली जुली आवाजें आई। अच्छा, चलिए बताइए, आप में से कितने लोगों ने पूरी फीस जमा कर दी? हाथ उठाइए। सर का दूसरा वाक्य था आज की कक्षा में। संतोष ने झट अपना हाथ हवा में लहराया। अगल बगल देखा तो कोई हाथ ही नहीं था। पीछे मुड़कर देखा तो 3 लड़के और 1 लड़की ने हाथ उठाया था। चलिए, अब आधी फीस वाले। सर का यह कक्षा में तीसरा वाक्य था। इस बार पहले से ज़्यादा हाथ उठे। चलिए, डेमो क्लास वाले जो फीस बाद में जमा करेंगे। वैसे कितने? कक्षा में सर का यह चौथा वाक्य था। इस बार बाकी के सभी ने हाथ उठा दिए थे। कक्षा में आते ही दुखमोचन सर ने जो 4 वाक्य कहे, वो महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य की तरह थे, जिसके सहारे दुखमोचन सर ने पहली कक्षा के वास्तविक सत्य का पता लगाया। संतोष पहली बेंच पर था। पूरी फीस जमा करने के बाद पहली बेंच पर बैठना बनता था। दुखमोचन सर की नज़र संतोष से मिली। दोनों मुस्कुराए। संतोष को एकदम से लगा कि पहले ही दिन के केवल 5वें मिनट में वह सीधे शिक्षक की नज़र में आ गया। वैसे भी रकम पूरी जमा करने वाले 4-5 ही लोग थे। उनका शिक्षक की नज़र में आ जाना तो स्वाभाविक ही था। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सर हैं, क्लास में आते ही सबसे पहले फीस की बातें कर रहे हैं, है ना? कितने लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं? दुखमोचन सर ने फिर हाथ उठवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहा। ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठा दिया, पर कुछ ऐसे भी थे जो सच में ऐसा सोच रहे थे और हाथ न उठाकर उन्होंने जता भी दिया था। देखिए, कुछ लोगों को सच में ऐसा लग रहा है, वैसे ज़्यादा को ऐसा नहीं लग रहा। देखिए, असल में यहाँ से समाजशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक दुनिया, एक देश से लेकर छोटी से छोटी कक्षा तक में लोग बटे हैं, कई आधारों पर। लड़के लड़कियां, दुखमोचन सर ने तो कमाल कर दिया। लड़के लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगे। कितना व्यावहारिक तरीका है इनका पढ़ाने का। अपने से जुड़ी चीज़ों से ही तथ्य समझा देते हैं। यही मौलिकता तो किसी शिक्षक को खास बनाती है। 3 दिन क्लास करने के बाद संतोष ने एक रात अचानक मनोहर को फ़ोन लगाया। हेलो मनोहर भाई, कैसे हैं? अरे नमस्कार, 2 दिन बाद याद किया। आप तो एकदम भी भूल गए हो संतोष बाबू। मनोहर ने हंसते हुए हालचाल पूछा। अरे क्या बताएं बॉस, इतना क्लास करना पड़ रहा है। GS के लिए भी नवरत्न क्लासेस ज्वाइन करना है, फुर्सतें नहीं मिल रहा है। मनोहर भाई, एक तो बात कहना था आपसे। थोड़ा शर्म आ रहा है, संतोष ने सच में लजाते हुए कहा। हाँ कहिए, शर्म काहे आ रहा है? अरे आपको याद है वो जब हम आपके कमरे पर पहली बार गए थे तो आप कुछ उजला उजला छाती में लगा के बाल हटा रहे थे। हमको भी थोड़ा चाहिए। सोचे थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए। अब सब राय साहब नहीं है ना।
संतोष ने दम साध कर कहा, ओ अच्छा, हेयर रिमूवर था वो, वीट नाम था उसका। इसमें क्या बात है, आप रुकिए, कल आते हैं, ले आएंगे, मनोहर ने कहा। पर संतोष का मन तो अपने पुराने रूप को बदल देने के लिए बेचैन था। वह अपने बाल बंद से तुरंत मुक्ति चाहता था। कोचिंग जाने के बाद उसे लगने लगा था कि दाढ़ी, बाल, मूछें उसके ज्ञान छिद्रों को भी बंद कर सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो उन्हें इन सब से पल्ला झाड़कर अपने व्यक्तित्व के बगीचे को साफ सुथरा और सुदर्शन कर लेना है। मनोहर भाई, आप अभी बत्रा पर आकर हमें दे दीजिए वो क्रीम, रात को हटा लेंगे। कल तो चलेंगे कमला नगर आपके साथ, थोड़ा 2-4 टी-शर्ट लेना था, संतोष ने अधीरता से कहा। मनोहर से अच्छा भला और कौन उसकी फीलिंग को समझता। उसने बत्रा आकर संतोष को बाल उखाड़ना द्रव्य दे दिया। संतोष बिना समय गवाए अपने कमरे पर लौटा और लग गया अपने प्राइवेट उपनयन संस्कार में, जिसमें उसे सर के बाल छोड़ बाकी सारे अंगों के बाल उतार देने थे। 10 मिनट के बाद नारियल के छिलकों जैसा बाल छुड़ाने लगा। मात्र मिनट भर में छाती के सारे बाल नीचे उतर आए थे। वह उन उखड़े हुए बालों को देख रहा था। इन्हीं छाती के बालों का हवाला देकर गांव में साहस और हिम्मत की बात की जाती थी। एक बार खुद उसने अपने पिता को कहते सुना था, हमारी छाती में बाल हैं अभी, किसकी हिम्मत है तुम्हारे खेत में बकरी घुसा के चरा दे। अभी वो सारी हिम्मत अखबार पर मुरझाई पड़ी थी। संतोष ने सोचा, यह तो सामंती सोच है, छाती पर बाल से भला क्या हिम्मत आती है। हाथ में रेजर ले जैसे वह मुंह साफ करने को हुआ, उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आ रहा था कि लोग उससे यहाँ पिता के जिंदा रहते मूछ नहीं मुड़ाते। फिर उसने सोचा, जब बचपने में मुझे मूछ नहीं थी तब कौन से पिता उसके लिए जिंदा नहीं थे, सब बेकार की बातें हैं। और यही सोचते सोचते उसने एक झटके में मूछों को अपनी नाक के नीचे से काट कर अखबार पर गिरा दिया। मूछों के झड़कर गिरते ही वह थोड़ा थर्रा सा गया। दिल जोर जोर धड़कने लगा, लेकिन खुद तुरंत को संभाल लिया। फिर सोचने लगा, इसी मूछ के कारण तो लोग आपस में लड़ते हैं। ये मूछ का झूठी शान है। हट गई, बहुत अच्छा हुआ। तैयार होकर जब वह क्लास के लिए निकला तो सीढ़ी से उतरते उसे गुरु ने भी नहीं पहचाना। इस कारण टोका भी नहीं। संतोष को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता था कि मुखर्जी नगर में कुछ लोग तैयारी करने आते थे और कुछ लोग तैयार होने। संतोष अभी क्लास में बैठा ही था कि एक तीखे नैन नक्श वाली गोरी सी लड़की ठीक उसके बगल में आकर बैठ गई। लड़की ने बैठते ही अपने बाल खोलकर बिखेर दिए। बाल के खुलते एक शानदार खुशबू से संतोष भर उठा। लड़की के ठीक पीछे बैठे लड़के की भी कमोबेश यही स्थिति थी। खुशबू के नाक तक जाते ही संतोष उसे महसूस कर मन ही मन 2-4 शैम्पू के नाम सोचने लगा। पैंटीन, डव, वाटिका एटसेट्रा जैसे कुछ नाम सोचकर सामने उसने उस खुशबू से मैच किया, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। वास्तव में वो शैम्पू लगाकर आई थी या कोई भी इंसान जीवन में कितना लाभ लेकर आता है, यह आज उसने सीट बदल कर जाना था। अभी आधे घंटे की क्लास हुई थी कि लड़की की कलम हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। उसने झुककर कलम उठाई। उसी दौरान उसके हाथ की कोहनी संतोष के पेट में जा सटी। संतोष को तो लगा एंडोस्कोपी वाली मशीन सट गई हो। अब वह गहरे सोच में पड़ गया कि लड़की ने कोहनी जानबूझ के सटाई या भाग्यवश सट गई। उसने बाकी की क्लास यही सोचते सोचते निकाल दी। क्लास खत्म होते ही वह रोज की तरह पहले मनमोहिनी के ऑफिस गया। वहाँ काफ़ी भीड़ देखी तो बाहर निकल आया। कुछ दूर चला ही था कि पीछे से आवाज़ आई, क्या स्मार्टी, नाम क्या है तुम्हारा? पलटा तो देखा वही लड़की थी। जी संतोष, संतोष नाम है मेरा। वाह भाई, तुम्हारे घर वालों को एक बार में संतोष नहीं हुआ क्या? 2 बार संतोष संतोष नाम रख दिया तुम्हारा, कहकर खिलखिला पड़ी वह लड़की। जी ऐसा नहीं है, संतोष कुमार सिन्हा नाम है मेरा, संतोष ने अब की बार संभलते हुए कहा। अच्छा ये बात बताओ कि ये मूर्त खुद से बनाई है क्या? एक अप्रत्याशित प्रश्न था। जी हाँ। क्यों, क्या हुआ? संतोष ने पूछा। तो जाके पूरी तरह बना लो, कहीं कहीं छूट गया है। सर ने जो कहा था तुमने सुना नहीं?
बेटर देन लास्ट डे, यानी आज कल से कम ऊँचे थी। बकलोल कहीं के। बाय बाय, चलती हूँ। वह ठहाका मारकर हंसी और कुछ मिनट बाद आंखों से ओझल हो गई। संतोष वहीं खड़े तय नहीं कर पा रहा था कि वह क्या महसूस करे, गुदगुदी या कंपन। अगले दिन वह क्लास थोड़ी जल्दी पहुंच गया। आज संतोष का मन जल रहा था। आज उसका क्लास करने का मूड नहीं हुआ। वह सीधा कोचिंग से बाहर निकला और समोसे की दुकान पर पहुंच पहला समोसा खाया और फिर मोबाइल से मनमोहिनी का नंबर बड़े भारी मन से डिलीट किया। अभी वह यहाँ से निकला ही था, सामने गब्बर की जूस की दुकान पर उसे वही लड़की दिखाई दी, क्लास वाली जिसने उसको बकलोल कहा था। हाय सेंटी, कैसे हो? आज क्लास नहीं गए क्या? लड़की ने संतोष को देखते हुए पूछा। उसके मुंह से सेंटी नाम सुनते ही संतोष का बुझा चेहरा पुनः खिल गया। जी हाय, हाय हाय। हाँ, आज नहीं गया क्लास? आप भी नहीं गई आज क्लास? संतोष ने पूछा। उस लड़की के साथ उसकी एक सहेली भी थी। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए ठहाका लगाया। अच्छा, यही है क्या कल वाला बकलोल? दूसरी लड़की ने पहले से पूछा। हाँ, यही है बेचारा, पर आज देखो मूंछ पर दोबारा रेजर मार के आया है, पहली लड़की ने कहा। संतोष तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उनकी बातों की क्या प्रतिक्रिया दे। और मेरे प्यारे हनुमान, नाम तो पूछ लो हमारा, पहली लड़की ने फिर हंसते हुए कहा। पहली वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। संतोष का चेहरा अब की शर्म से लाल लाल टाइप हो गया था। जी, क्या नाम है आप लोगों का? लो जी, पहले तो एक का नाम भी नहीं पूछ रहे थे, अब दोनों का चाहिए। खैर जी, हमारा नाम विदिशा है और ये है मेरी सहेली पायल। नंबर चाहिए क्या हमारा भी? पायल ने हंसते हुए कहा। अब छोड़ भी दे यार बेचारे को, आज के लिए काफ़ी है। ओके बाय सेंटी सिन्हा जी, कल मिलते हैं। विदिशा और पायल दोनों स्वतंत्र जिंदगी जीने वाली खुले विचारों की लड़कियां थीं। दोनों 2 साल पहले ही दिल्ली सिविल की तैयारी के लिए आई थी। पायल पश्चिमी बंगाल के आसनसोल से थी और विदिशा मध्य प्रदेश के भोपाल से। दोनों यहीं एक दूसरे से मिली थीं। अब वे रूम पार्टनर थीं। दोनों ही खुले विचारों की थीं। इसके बावजूद विदिशा और पायल के लिए स्वतंत्रता अलग अलग अर्थ में थी। विदिशा के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था मर्यादा के साथ खुलकर जीना और पायल के लिए स्वतंत्रता का अर्थ किसी भी तरह से जीने में था जिसमें मर्यादाओं की बंदिश के लिए कोई जगह नहीं थी। विदिशा लड़कों से बोलती, घूमती, पढ़ती। उसे लड़के और लड़की का फर्क करना कभी नहीं आया। वह दोस्ती के साथ जी रही थी, चाहे वह लड़का हो या लड़की। उसकी दुनिया लड़का लड़की के चयन से मुक्त थी। इस बदरंग दुनिया का सच विदिशा से ज़्यादा समझती थी। इसीलिए उसने पहले तय कर लिया था कि अगर दुनिया उसे नहीं छोड़ेगी तो वह भी दुनिया को नहीं छोड़ने वाली। पायल रोज लड़कों पर किए नए प्रयोगों का किस्सा विदिशा को सुनाती। दोनों खूब मजे लेकर एक दूसरे से सुनते। विदिशा लड़कों के साथ बोलती, साथ घूमती और पढ़ती। उसे लड़के और लड़की का फर्क करना कभी नहीं आया। वह दोस्ती के साथ जी रही थी, चाहे वह लड़का हो या लड़की। उसकी दुनिया लड़का लड़की के चयन से मुक्त थी। उसे जो भी अच्छा लगता उससे बात करती। वह शायद बस इस बदरंग दुनिया का सच विदिशा से ज़्यादा समझती थी। आज रात भी विदिशा अपने कमरे पर अकेली थी। सुबह के 4 बजे होंगे तभी दरवाजे की घंटी बजी। विदिशा ने दरवाज़ा खोला। पायल अंदर आई, हाथ में मिठाई का डिब्बा और लगभग 10 पन्नों का एक नोट्स भी। अरे क्या बताऊं मेरी जान, आज अजीब भोंदू के चक्कर में पड़ गई। पायल ने करवट लेते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ बहन? बहना कह कर रोने लगा था क्या? विदिशा ने पानी का गिलास उठा लिया। अरे नहीं यार, क्या बताऊं, वो एक मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, कौशिक नाम है। उसे मैंने 3 दिन पहले इकनॉमी के कुछ नोट्स बनाने दिए थे, पूरा कर ही नहीं पा रहा था। आज मैंने सोचा थोड़ा सा चार्ज कर दूं तो शायद पूरा कर दे। यार कमरे पे गई, उसके लिखने बिठाया, हाथों को रोक कर हल्का टच किया और बोले कितना अच्छा लिखते हो। तब तो रफ्तार पकड़ ली भोंदू ने। साला इतना धीरे लिखता है कि रात भर लिखवाया तो 6 पन्ना ही लिख पाया।
इधर संतोष भी कोचिंग पहुंच चुका था। आज से लोक प्रशासन की कक्षाएं प्रारंभ होनी थी। चूंकि अभी तक लोक प्रशासन के लिए किसी शिक्षक का जुगाड़ नहीं हो पाया था, इसलिए इसकी कक्षाएं थोड़ी विलंब से शुरू होने वाली थी। मन ही मन सोच रहा था कि शायद विदिशा ने भी उसका ही कॉम्बिनेशन पकड़ा हो। उसने सही सोचा था। विदिशा ने भी लोक प्रशासन को दूसरा विषय चुना था। वह कक्षा में आई और चुपचाप पिछली बेंच पर जा बैठी। संतोष ने उसे पीछे जाते हुए देखा। वह सबसे आगे की बेंच पर था। वह सोचने लगा कि मैंने यह सबसे आगे बैठने की कैसी गंदी आदत पाल ली है। अब उसके और विदिशा के बीच उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जितनी दूरी थी। वह पृथ्वी लांग वहां पहुंच भी जाता, पर अभी हाल ही में मनमोहिनी कांड के बाद इस तरह किसी लड़की के बगल में जा बैठना उसे ठीक नहीं लगा। इतने में लोक प्रशासन के शिक्षक प्रफुल्ल बटोहिया पहुंच गए। आते ही बच्चों ने तालियों से स्वागत किया। यह दृश्य देखकर बटोहिया सरक बका गए। ताली क्यों बजाई आपने? हल्की फीकी मुस्कान के साथ बटोहिया सर ने पूछा। सर जी, इतने दिनों में तो हमारे तूफानी सर पब्लिक एड का कोई टीचर धर पकड़ कर लाए हैं। अब इस पर भी ताली न पीटें तो क्या छाती पीटें? एक लड़के ने खड़े होकर बेबाकी से कहा। बटोहिया सर कक्षा का मिजाज समझ गए। तभी एक और लड़के ने उठकर कहा, पैरा फुल सर, ये लोक प्रशासन। लड़के अभी आधा वाक्य बोले ही थे कि बटोहिया सर ने उसे चुप कराते हुए कहा, पैरा फुल नहीं, प्रफुल्ल नाम है मेरा, समझे? देखिए, एक लोक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए लोक प्रशासन विषय से ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय कुछ भी नहीं है। कक्षा की औपचारिक शुरुआत करते हुए अध्यापक ने कहा, यह विषय आप में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के दौरान ही एक प्रशासक गढ़ देता है। आप एक अधिकारी की तरह सोचने लगेंगे। आप में एक प्रशासक के गुण विकसित होने लगेंगे। मतलब आपको इंटरव्यू के लिए अलग से कुछ नहीं करना होगा। वो वाला पार्ट आपका खुद ब खुद तैयार हो जाता है। आपको खुद में आईएएस बैठा हुआ नजर आएगा। बस उसे बाहर निकलने की ज़रूरत होगी और समझिए आप सिलेक्ट। ये विषय पढ़ने वालों का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हमारी कक्षाओं के कई छात्र कोट पैंट पहनकर बिल्कुल एक प्रशासनिक अधिकारी की भांति बनकर पढ़ने आते हैं। जब तक आप खुद में दिन रात वो फीलिंग नहीं लाओगे, तब तक उसे कहाँ से पाओगे? मान लीजिए आप सिलेक्ट न भी हुए, तब भी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने में ये विषय उतना ही काम आएगा। क्लास में बैठा ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसकी आंखों में एक क्षण के लिए बटोहिया सर ने लाल बत्ती न जला दी हो। हर विद्यार्थी एक दूसरे को एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह देखने लगा। संतोष तुरंत मौका देखकर पीछे मुड़ा और विदिशा को देखने लगा। वह अपनी कल्पनाओं में खुद को आईएएस की जगह आईपीएस देख रहा था, क्योंकि एक ही जिले में 2 जिलाधिकारी संभव नहीं है। बटोहिया सर ने पूरी क्लास को एक रूमानी ख्याल के धुंध में लपेट दिया था। खुद में एक आईएएस देख सब झूम उठे थे। इसी झूम झुमवल के साथ पहली कक्षा का समापन हुआ। क्लास खत्म होते ही बटोहिया सर ऑफिस में बैठे। संतोष सर झट से ऑफिस के अंदर आया और सर के पांव छुए। नो नो भाई, ये अधिकारी का एटीट्यूड नहीं है, पाँव मत छुओ, हाथ में लाओ यार। बोलो कैसी लगी क्लास? बटोहिया सर ने मुंह में पान डालते हुए कहा। सर वही तो सर, पहली बार थोड़ा सा लगा कि हाँ, हम में भी कुछ क्वालिटी है अधिकारी बनने का। थैंक्स सर। आप लोग हमारे अंदर के आईएएस को बस बाहर निकलवा दीजिए सर, यही विनती है आपसे। एकदम बाहर आएगा, चिंता न करो। जब तक हमें लोक प्रशासन में दिक्कत नहीं होने देंगे। सर हम हिंदी माध्यम से हैं, लोक प्रशासन ठीक रहेगा ना? संतोष ने अपनी शंका का सवाल पूछा। जब तक मैं हूँ सब ठीक रहेगा। अब देखिए, मैं यहाँ कितने दिन हूँ, मुझे पैसा नहीं सम्मान चाहिए, सम्मान का भूखा हूँ। अब देखिए यहाँ क्या हाल होता है। यहाँ पैसा भी मिल जाए समय पर तो ही रह जाऊंगा। दुखमोचन सर इधर कुछ दिनों से परेशान थे। अपने दुर्खीम टिफिन वाले का नाम सुना है? दुखमोचन सर ने पूछा। हाँ सर, हम तो लेते हैं उसी से।
एक लड़के ने कहा। कैसा खिलाता है? तुकमोचन सर ने दूसरा सवाल पूछा। सर पहले तो अच्छा ही देता था, इधर कुछ दिनों से स्तर गिरा दिया है, जैसे तैसे बना के भेज देता है। एक ही सब्जी लगातार 5 दिन देता है। हम तो बंद कर दिए, एक और लड़के ने उठकर कहा। हाँ वही तो भाई, बहुत लड़कों ने बंद करवा दिया इधर 2-3 दिन के अंदर। देखिए असल में जो मुख्य रसोइया था वो कुछ दिन के लिए अपने घर चला गया है बिहार, अपने भाई की शादी के लिए। एक दो और एक्सपर्ट स्टाफ भी छुट्टी पर है, तो 2-1 दिन के अंदर फिर से क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। आप लोग दुर्खीम टिफ़िन पर विश्वास बनाए रखें। दुखमोचन सर ने दुर्खीम टिफ़िन पर अपनी विस्तृत जानकारी पेश की। सुनते ही सारे विद्यार्थी भौचक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। विदिशा मुंह नीचा किए मुस्कुरा रही थी। सर आपको इतना कुछ कैसे पता? एक लड़के ने पूछा। इसलिए क्योंकि दुर्खीम टिफ़िन मैं ही चला रहा हूँ पिछले 2 सालों से। वो मेरी ही टिफ़िन कंपनी है, तुकमोचन सर ने कह दिया। सर क्या सच? भौचक लड़के ने पूछा। अरे सच क्यों नहीं, कोई रिलायंस कंपनी के बारे में बोल दिया हूँ क्या कि वो मेरी कंपनी है? इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो? एक तो खुद परेशान हूँ, ऊपर से आप लोग टिफ़िन बंद कर रहे हैं। आप लोगों को ना हमारे नोट्स पर भरोसा रहता है, ना अब हमारे टिफ़िन पर रहा। ऐसे कैसे चलेगा साहब? अगर हम पर भरोसा किया है तो थोड़ा धैर्य रखिए। अब दुखमोचन सर अपने विद्यार्थी जीवन के संघर्ष सुनाने लगे। खुद आईएएस की तैयारी करते थे। उन्होंने बताया जब वे मुख्य परीक्षा लिख रहे थे तब खराब खाने की वजह से उन्हें हैजा हो गया, उनकी परीक्षा छूट गई। उन्होंने तब से तय कर लिया कि खराब खाने की वजह से किसी विद्यार्थी का करियर खराब ना होने देंगे। बस उन्होंने सोच लिया कि जब अवसर मिलेगा बच्चों को अच्छा खाना जरूर उपलब्ध कराएंगे। इसीलिए उन्होंने दुर्खीम टिफ़िन शुरू किया। सबका बच्चों का सर अगाध श्रद्धा से उनके सामने झुक गया। भाई आज के ज़माने में इतना बड़ा दिल विद्यार्थियों के लिए सोचने वाला कहाँ मिलता है। सोचो हमारे लिए आदमी कितना नीचे गिरकर हमारा भला कर रहा है, टिफ़िन तक बेच रहे हैं बेचारे। कक्षा में बैठे लगभग सभी विद्यार्थियों ने दुर्खीम टिफ़िन खाना तय कर लिया था। सबका सोचना था कि सर हमारे लिए टिफ़िन बेच रहे हैं तो हमें भी इनके लिए टिफ़िन ज़रूर खरीदना चाहिए। एक ज़रूरी जानकारी देनी थी आप सबको। देखिए आपके लोकप्रिय टीचर प्रफुल्ल बटोहिया जी ने आईएएस की तैयारी पर आईएएस बनने के 31 नुस्खे नाम की किताब निकाली है। एक किताब आपके सामने बैठे विख्यात समाजशास्त्री दुखमोचन मंडल जी की है, अच्छा भोजन पक्का सिलेक्शन नाम की। अगर आप में कोई सच में सफलता के प्रति गंभीर तैयारी कर रहा है तो ये दोनों किताबें बेहद ज़रूरी हैं, आप ज़रूर खरीदें, फ़ायदे में रहेंगे। अगर गंभीर नहीं है और टाइम पास कर रहे हैं तो मत खरीदना, उस पैसे का चाउमीन खरीद के खा लीजिएगा। खगेंद्र जी ने दुखमोचन सर से पूछा, आखिर सर आप 2 काम एक साथ कैसे संभालिएगा? एक तो टिफ़िन चलाइए या फिर फुल टाइम टीचिंग ही देख लीजिए। अब देखता हूँ, करना तो है ही, दोनों में जो ठीक ठाक चल जाएगा उसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा, कहकर दुखमोचन सर कोचिंग से निकल गए। संतोष ये सब देखता रहा और हतप्रभ रह गया। तब तक विदिशा पीछे से उठ संतोष के पास आ गई। क्लास लगभग खाली हो चुकी थी। उसने संतोष की पीठ पर एक जोरदार दौल देते हुए कहा, क्या सेंटी जी, पूरी फीस जमा कर दिए हैं ना? यही टेंशन हो रही है क्या? ओ विदिशा जी, आपको कैसे पता? आपकी हालत देखकर पता चल गया, वरना मेरी तरह फ्री होकर हंसते और कान पकड़ते आगे से ऐसे माया जाल से। मैंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया, समझे हीरो? बोलकर विदिशा बाहर निकलने लगी। संतोष ने भी हाथ कपार से हटाया और उसी के साथ कोचिंग से बाहर निकल गया। अगले दिन संतोष एक बार फिर बटोहिया सर की क्लास में था। कक्षा में घुसते प्रफुल्ल बटोहिया ने अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा, आप लोगों को बताऊं कि मैं कभी टीचर बनना ही नहीं चाहता था, पर जब मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मेरी माँ ने अंतिम समय में मुझसे वचन लिया था, वादा कर तू 500 लोगों को आईएएस बनाएगा, तब जाकर तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। उसी वचन को पूरा करने के मिशन में लग गया हूँ जी जान से। आज तक 234 आईएएस बना चुका हूँ। मैं प्रॉपर की बात कर रहा हूँ,
नहीं तो अलाइड और पीसीएस मिलाकर तो संख्या 1000 से ऊपर हो जाएगी। मेरा लक्ष्य 500 प्रॉपर आईएएस है। आप में से कौन इस मिशन 500 में आता है? बटोहिया सर के टीचर बनने के इस मर्म स्पर्शी कथा और माँ की भावुक प्रेरणा से जुड़े मिशन 500 के संकल्प संख्या सुनकर कक्षा में बैठे विद्यार्थियों की आंखें ही भर आईं। माँ बाप के सपनों को याद कर छलक पड़ना ही था। यह महत्वपूर्ण पल था उसके जीवन का। निश्चय ही दिन महीने गुजरते गए, जिंदगी अपनी चाल से चली जा रही थी। उस दिन सुबह संतोष ने जगते हुए देखा मनोहर के 7 मिस्ड कॉल थे। गुड मॉर्निंग मनोहर भाई, क्या बात है, इतना कॉल देख रहे हैं? अरे कहाँ थे संतोष जी महाराज, हम कॉल इसलिए कर रहे थे, आज राय साहब का बर्थडे है, पहले बधाई दे दीजिए, फिर शाम को पार्टी है, मनोहर ने चहकते हुए कहा। मुखर्जी नगर के इलाके में विद्यार्थियों के बीच जन्मदिन मनाना सबसे लोकप्रिय इवेंट था। वैसे छात्र जिन्होंने मैट्रिक का फॉर्म भरने के बाद कभी अपनी जन्मतिथि पर ध्यान तक नहीं दिया, वे भी यहाँ बड़े तामझाम के साथ अपना जन्मदिन मनाते थे। कई कोचिंगों में तो विद्यार्थी आपस में चंदा उठा अपने अपने टीचरों की जयंती भी मनाते थे। यहाँ इतने इतने उम्र के आदमी जो विद्यार्थी के रूप में सालों साल तैयारी में लगे हुए थे, जिसका जन्मदिन उनके घर वाले भूल चुके थे, वे भी याद कर मित्रों को उकसाकर अपना जन्मदिन मनवाते। आज राय साहब ने वही किया था। राय साहब की पार्टी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। पायल भी उसमें आकर बैठी थी। पायल भूली सबकी तरफ देखते हुए पूछने लगी कि क्या आपको धुएं से, स्मेल से कोई परहेज है? यहाँ तो कोई नहीं पीता पायल जी, संतोष ने सबकी तरफ से कहा। ओह शिट, चलो मुझे अकेले पीना होगा, मनोहर तुम तो लो। पायल ने अपने बैग से 2 अल्ट्रा माइल्ड सिगरेट निकालते हुए कहा। वहाँ मौजूद सारे लोगों की आंखें खुली रह गईं। सब इतने हैरान थे जैसे बीच समुंदर में चूल्हा जला देख लिया हो। मैं लाइटर भूल गई, प्लीज मुझे माचिस ला दो यार, पायल ने कहा। इसके पश्चात केक काटा गया और एक लड़की को सिगरेट पीते, वो भी अपने साथ इतने नज़दीक, देखने का पहला मौका था। अब आप लोगों से क्या छुपना छुपाना, मैडम बियर दारू भी पीती हैं, निकालिए कहाँ लुका कर रखे हैं, चलिए जल्दी से खाया पिया जाए, इनको जल्दी इनके कमरे पर भी छोड़ना होगा, मनोहर ने दर्द भरे नगमे की तरह कहा। वहां बैठा एक भी आदमी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या ना करे। गुरु की सारी बोल्डनेस और प्रगतिशीलता भी लजा कर एक कोने में जा चुकी थी। राय साहब ने बेड के नीचे से बियर का कार्टन निकाला। अभी निकाला ही था कि पायल ने खोलकर एक गटक लिया, फिर वोदका मांगा और खुद पैक बनाकर 3-4 पी लिया। सब के सब चुपचाप उसे देख रहे थे। इसके पश्चात पायल ने जाने की इच्छा जाहिर की। पायल ने जाते जाते राय साहब को स्पेशल थैंक्स बोला। राय साहब ने झट से एक डायरी उठा लाए और कहा, पायल जी इस पर अपना ऑटोग्राफ और अपना नंबर लिख दीजिए। इस बार चौंकने की बारी पायल की थी। उसने अपनी जिंदगी में नंबर मांगने का इतना अदबकारी मध्यकालीन तरीका नहीं देखा था। मैडम मैं भरत हूँ, इंग्लिश मीडियम है मेरा, मैं भी कॉल करूँगा मैम, भरत पीछे से चिल्लाया। पायल सीढ़ियां उतर चुकी थी। संतोष रास्ते भर बस पीछे हट पायल को देखता रहा। उसने लड़की का ऐसा रूप, इस प्रकार का रूप पहली बार देखा था। ये लड़की बोल्ड नहीं है, क्लीन बोल्ड है, संतोष ने सोचा। संघ लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म आ चुके थे। पीटी का फॉर्म आना मुखर्जी नगर के विद्यार्थियों के लिए एक घोषणा की तरह होता था, जिसके बाद लोग पढ़ाई को लेकर गंभीर हो जाया करते थे। अपनी तैयारी को लेकर सावधान होने का यह सबसे महत्वपूर्ण समय हो जाया करता था। बार बार पीटी फेल से लेकर इंटरव्यू देकर बैठे सब समान रूप से जी जान से पढ़ाई में जुट जाते थे। बत्रा चौक पर चहल पहल केवल उन्हीं लोगों की रहती थी जो उस साल परीक्षा में नहीं बैठने वाले होते थे। मनोहर वैसे ही क्रेजी लोगों में से एक था। उसने संतोष को फोन लगाया और सीधे संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्यालय धौलपुर हाउस रोड पहुंच गया। यहाँ आकर फॉर्म भरने में एक अलग तरह की फीलिंग आती है।
लड़के लड़कियों के यहाँ फॉर्म भरना और साथ में यूपीएससी की मुख्य इमारत को दिखाते हुए कहना यही इंटरव्यू होगा, हम लोगों का यही मंजिल पर आना है, एक अत्यंत प्रेरणादायी प्रक्रिया थी। मनोहर संतोष फॉर्म डालकर लौटने लगे, तभी पायल किसी लड़के के साथ फॉर्म भरती दिखी। मनोहर ने उसे नहीं टोका। महीनों से दोनों के बीच बोलचाल बंद थी। वैसे मनोहर अब यह जान गया था कि पायल हर साल एक नए लड़के के साथ ही फॉर्म भरती है। पिछले साल वह मनोहर के साथ आई थी। संतोष ने भी पायल को देखा। संतोष मनोहर का दर्द समझ गया। मन को बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा और वे मुखर्जी नगर वापस आ गए। आखिर वह दिन आ ही गया जिसके लिए लाखों विद्यार्थी देश के कोने कोने से यहाँ आते थे। आज पीटी का एग्ज़ाम था। किसी के लिए कयामत का दिन तो किसी के लिए ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत। 6 बजे से ही बत्रा पर अपने अपने सेंटर पर जाने वालों की इतनी भीड़ मानो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रामलीला मैदान में मजदूरों की रैली रखी हो। राय साहब नहा धोकर तैयार होकर निकले। लगातार फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। फूफा, मौसी, नाना, दादी, बड़का चाचा, छोटा मामा, सबका फ़ोन आ रहा था। परीक्षा के आशीर्वाद मिल रहे थे। जितना भी अधिक से अधिक संभावित हुआ आशीर्वाद जमा किया जा सकता था, फ़ोन पर किया। इधर संतोष पूजा पाठ और तिलक लगाकर निकला। 15 दिन पहले से ही पिताजी ने कुरियर कर पन्ना और पुखराज की अंगूठियां भेज दी थी। उसने उन्हें ऐसे पहना जैसे युद्ध में जाने से पहले कोई कवच पहनता हो। माँ ने कुल देवता और याददाश्त में जितने देवी देवता थे सबको याद करने के लिए कहा। बत्रा पहुंच उसे याद आया कि उसने दही चीनी नहीं खाया है। उसने मदर डेयरी की दुकान पर गया और एक मीठी दही लेकर झटपट खाया। दही तो ठीक था, लेकिन चीनी डालकर मीठा किया होगा या किसी रासायनिक पदार्थ से। रात पिताजी ने जोशी से बात करवाई थी। उन्होंने एक मंत्र दिया था और कहा था परीक्षा हॉल में लगातार मन में जाप करना। संतोष ने अभी से जाप प्रारंभ कर दिया था। बाहर गेट पर अपना रोल नंबर देख सीट पर जा बैठा। बैठने के साथ जेब से अक्षत निकाली और छींटने लगा। दूसरे दिन शाम को सब बत्रा पर मिले। सबने एक दूसरे का स्कोर पूछा। वहाँ पर संतोष का संभावित स्कोर सबसे ज़्यादा आ रहा था। लोगों को विश्वास भी करना पड़ा, क्योंकि एक तो फ्रेशर का जोश और ऊपर से इतना आत्मविश्वास है, यानी तगड़ा परफॉर्म कर आया था संतोष। वास्तव में यूपीएससी के प्रश्न पत्रों की खासियत होती थी, परीक्षा देने के 24 घंटे तक हर कोई उसका सही जवाब देने के आत्मविश्वास में रहता। वह आत्मविश्वास, शानदार परफॉर्मेंस का भरोसा धीरे धीरे 7 दिनों में टूटता, क्योंकि 7 दिन से पहले प्रश्नों के सही उत्तर तो सारे कोचिंग और विद्यार्थी भी मिलकर ढूंढ नहीं पाते थे। इंटरनेट भी बस सहायता ही करता था। सीधा उत्तर तो गूगल के बाप के पास भी नहीं होता था। एक दिन नेहरू विहार में सब्जी खरीदते हुए अचानक राय साहब को पायल दिख गई। पायल बड़ी तेजी से निकली जा रही थी। राय साहब तब तक 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज खरीद चुके थे। पायल जी, पायल जी। अरे राय साहब, नहीं, मैं आपका कृपा। राय साहब अपने सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, इधर कहाँ आए? मुझे ना इस बार यूपी पीसीएस भी देना है। उसी के लिए एक फ्रेंड के कमरे पर गई थी कुछ नोट्स लेने। मुझसे इतने फैक्ट इकट्ठा नहीं होते, ऊपर से मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री। लो जी, अजी मेरा नाम पूछ लेना। आप यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक यूपी पीसीएस का तो मैं मास्टर हूँ। हमारे यहाँ आते हैं लोग नोट्स बनवाने, मेरा भी हिस्ट्री है। राय साहब ने आंखें चमकाते हुए कहा। राय साहब जूस पिलाने की जिद करने लगे। पायल ने मना कर दिया और कहा कि अभी जस्ट बियर पिया है। राय साहब को तुरंत सब याद आ गया। उसके बाद पायल ने विदा मांगी और रिक्शा लेकर वे दौड़े। उसी रात ठीक 11:30 बजे तकिया के नीचे रखा राय साहब का मोबाइल बज उठा। राय साहब ने अनमने ढंग से फ़ोन उठाया तो उछल पड़े। फ़ोन हाथ में लिए दौड़े और पहले डीओ छिड़का। ऐसा इसलिए कि बात करते हुए मन खुशबू से भरा रहे। फ़ोन रिसीव करते ही आवाज़ आई, हेलो, कृपा बोल रहे हो? हाँ हाँ जी पायल जी, मैं बोल रहा हूँ। अब लगा ना थोड़ा अपनापन? अभी आप एकदम से अजनबी की तरह बोल दिए थे। राय साहब ने कहा, नहीं यार, तब जस्ट पी थी ना, तो थोड़ी तमीज आ गई थी। अच्छा, मुझ पर एक कृपा करोगे? मेरे कृपा रॉक स्टार मेरे। पायल ने मारक अदा से कहा, अरे जान ले लीजिए ना, आप दे दूंगा। आप आदेश तो करिए। अच्छा, वो रिक्शा वाला ठीक से पहुंचा दिया था?
हाँ, अरे फ्रेंड मिल गया था ना, उतरकर उसी की बाइक से चली गई। राय साहब का कलेजा हल्का सा स्क्रैच हुआ। अच्छा, वो 10 रुपया के बारे में मत सोचिएगा कि बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, दोस्ती में 10-20 रुपया नहीं देखा जाता। पायल को तो पहले कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर ध्यान आने पर भी उसने अनसुना करते हुए असली बात कही। कृपा, मैं कल सुबह 10 बजे तुम्हारे कमरे पर आऊंगी। मुझे अच्छे से सारे नोट्स दे देना, ठीक है ना? पायल ने फ़ोन काट दिया। राय साहब तो बिस्तर पर ही उड़न खटोला जैसा फील करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था सो जाएं या जगकर ही सुबह 10 बजे का इंतज़ार करें। वे समझ गए कि उनका व्यक्तित्व निखर गया है। पायल की खनखन से उनका जीवन खनखनाने लगा है। आखिर पायल ने दिल दे ही दिया। इस सुरूर फुरूर के बीच साहब को नींद आ गई। 9 बजे खुली। जन्मदिन के बाद कमरे में बस एक ही दिन झाड़ू लगी थी। राय साहब समझ नहीं पा रहे थे खुद को साफ करें या कमरे को, बेड को या चादर को। खुद तो खैर पहले से ज़्यादा साफ सुथरे थे, लेकिन कमरे का हाल बहुत बुरा था। उन्होंने जल्दी से झाड़ू मारी, पुरातन गंजी और जांघिया को बेड के नीचे डाला। अपना सफ़ेद तौलिया जो अब काला हो चुका था उसे बाथरूम से हटाकर बेड के नीचे दबा दिया। कमरे की दुर्गंध से मुकाबले का जिम्मा फिनाइल की गोली को देते हुए लगभग दौड़ते हुए फिनाइल की गोली लाए और तकिए के नीचे लाकर रख दिया। स्नान करने के बाद वही वाली शर्ट पहन ली जो उन्होंने अपने बड़े भाई की शादी में पहनी थी। 10 बजने में 5 मिनट से कम थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राय साहब दरवाजे की तरफ दौड़े। अखबार वाला था। वो पैसे लेने के लिए आया था। उन्होंने उससे कहा कि तू बाद में आना। दरवाजे से हटकर वापस आए थे कि देखा कि पायल हाँफती हुई आ रही है। अरे आप थक गई, हम आपके लिए अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। पायल ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा। हाँ हाँ, अंदर आइए, बैठिए बैठिए। पायल आराम से बैठ गई। और कृपया मेरे पहले आप मुझे मेरे नोट्स दे दीजिए, पायल ने सवालिया अदा से पूछा। राय साहब ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद पायल बोली कि मुझे वॉशरूम जाना है। जैसे ही वह वॉशरूम गई, इधर उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन यद्यपि साइलेंट पर था, लेकिन उनकी नज़र चली गई। फ़ोन पर लिखा था कॉलिंग जान 3। राय साहब ने गौर से देखा, स्क्रीन पर वही आ रहा था, कॉलिंग जान 3। राय साहब तो जैसे बसने से पहले ही उजड़ गए, खिलने से पहले ही झड़ गए। रीजनिंग का अभ्यास करते करते वे इतना तो ज़रूर समझ गए थे, कॉलिंग जान 3 का मतलब है कि इससे कम से कम 3 जान तो इससे पहले हैं ही, आगे भगवान जाने। अभी 20 सेकंड पहले विचलित हो गए राय साहब ने खुद को तुरंत देखा और संभाला और कहा कि भला इस फूल सी जान में मुझ जैसे महाप्राण कहाँ समाएंगे। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो मुंह पर रुमाल बांधकर बाथरूम की दुर्गंध से सामना करके पायल बाहर निकली, तो उन्होंने कहा, वो पायल बहन, मैं तो डर गया, अंदर इतनी देर क्यों लगा दी। बहन शब्द सुनते ही पायल जितना हो सकता था उतनी चौंकी। उसने सोचा, ये क्या हो गया अचानक, अभी तो परमाणु रिएक्टर जैसा गर्म था, अचानक साइबेरिया का बर्फ कैसे हो गया। क्या हो गया यार। कुछ नहीं मेरी प्यारी बहना, मुझे भैया बोलकर गले लगा लो, मैं तुम्हारी जैसी बहन खोना नहीं चाहता। यहाँ अक्सर कोचिंग में अपने बगल में बैठी लड़की में लड़का पहले प्रेमिका देखता है, फिर दुल्हन देखता है, फिर एक अच्छा दोस्त देखता है और अंत में बहन पर आकर समझौता कर लेता है। राय साहब ने भी दिल पर पत्थर रखते हुए कहा कि आप नेहरू विहार जब भी आइए हमारे कमरे पर आ जाया करिए पायल बहन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है पायल बहन। गुरु विमलेंदु और मयूराक्षी सब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जी जान से भिड़े हुए थे। इधर कभी कभी गुरु और मयूराक्षी के बीच में फ़ोन पर बात और किसी टॉपिक पर चर्चा को लेकर मुलाकात भी हो जा रही थी। जल्दी ही मुख्य परीक्षा का समापन हो गया। गुरु और विमलेंदु अपने प्रदर्शन को लेकर संतुष्ट थे। मयूराक्षी को लग रहा था कुछ कमी रह गई, पर अब परीक्षा हो चुकी थी, अब परिणाम का इंतजार था। संतोष अपनी नई कोचिंग में पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट गया था। इस बार कोई कमी नहीं रखना चाहता था। संतोष अक्सर गुरु के पास बैठ पढ़ाई की परिचर्चा कर लेता।
साल भर के बाद उसे भी गुरु के साथ रहने का मतलब समझ में आ गया। उस दिन संतोष गुरु के साथ बैठा तैयारी पर बात कर रहा था। सिलेबस बहुत बड़ा है ना गुरु भाई इस पूरे परीक्षा का, संतोष ने यूं ही कहा। हाँ पर तुम जितना सोच रहे हो सिलेबस उससे भी बड़ा है मेरे दोस्त, गुरु ने कहा। मतलब समझा नहीं। इस सूर्य की रोशनी में जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। तुम्हें इन सब का अध्ययन करना है तो हर वक्त आंख और कान खुले रखो, बस समझो हो गई तैयारी, गुरु ने दार्शनिक अंदाज में कहा। इस फील्ड में कोई कुछ बने न बने, इतना जरूर पढ़ लिख लेता है कि आदमी बन जाता है, संतोष ने आ लेते हुए कहा। हाँ सही कह रहे हो, लोग 24-25 की उम्र में आते हैं तब लड़के होते हैं, पर जब जाते हैं तो 35-37 की उम्र में आदमी बन के, गुरु हंस पड़ा। संतोष उससे भी ज्यादा हंसा। अच्छा ये क्या जरूरी है सब आईएएस ही बन के जिंदगी पा सकते हैं? हाँ हैं तो हजारों विकल्प, पर मानता कौन है? जब यहाँ आया व्यक्ति पूरी तरह फेल नहीं हो जाता तब तक तो मानता ही नहीं कि और भी विकल्प हैं, गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। मुख्य परीक्षा का परिणाम आया। गुरु विमलेंदु मयूराक्षी साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित हो चुके थे। मयूराक्षी ने पहला फोन गुरु को लगाया। अरे गुरुदेव मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सुनो मैं मिठाई लेके पार्क आ रही हूँ, तुम जल्दी पहुंचो। गुरु कुछ नहीं बोल पाया। विमलेंदु को बधाई दे सीधे पार्क के लिए निकला। कहाँ पहुंचे? यहीं मिठाई की दुकान पर हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुमसे यही कहना था कि सबके गले लगना ठीक नहीं मयूराक्षी, जिसकी हो उसी के गले रहो। हम ऐसे ही ठीक हैं। क्या बक रहे हो? पागल हो चुके हो क्या पी पी के? हाँ जी, देख के सालों पहले अपना नंबर बदला था, जो देख के आज तुम्हें गले से छुड़ाया, सब पागलपन ही तो था मेरा। मयूराक्षी अब एक पल में माजरा समझ गई। सालों का रहस्य अब खुल गया था। गुरु के मन की गांठ पता चल गई थी मयूराक्षी को। छी, तुम पराशर के बारे में बात कर रहे हो? हे भगवान, हे भगवान, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों? शर्म करो गुरु, छोटा भाई है मेरा, एक ही माँ की संतान है दोनों। छी, मयूराक्षी के इस शब्द ने गुरु को दफन कर दिया। क्या कह रही हो? भाई है मेरा, साथ रहते हैं हम दोनों। उसका भी कल ही रिजल्ट आया है बैंक पीओ का, अगले सप्ताह ट्रेनिंग में जाएगा। हम बचपन से साथ रहे हैं। कैसी बात करते हो? मयूराक्षी अब रोने को थी। गुरु हर पल जमीन में धंसा जा रहा था। मैं जा रही हूँ गुरु, मुझे बहुत आगे निकलना है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे मामूली साबित होने का तुमसे ज्यादा दुख मुझे है, कहकर फिर वह गुरु के गले से लिपट गई। दोनों खूब रोए। गुरु को अपनी छोटी सोच का प्रायश्चित करना था। महीना भर गुजरा, आखिर अंतिम परिणाम का दिन भी आ गया। मुखर्जी नगर में दिवाली और मातम एक साथ आता था इस दिन। जिसकी लॉटरी लग गई समझिए जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति। और विमलेंदु ने तो इतिहास रच दिया, पूरे भारत में 42वीं रैंक आई थी उसकी। गुरु को अपना परिणाम पता चल गया था। गुरु परिणाम सूची से बाहर था। यह जानकर भी पता नहीं क्यों उसका मन क्यों नहीं माना। वह साइबर कैफे में गया और परिणाम सूची को देखा। गुरु खुशी से उछल पड़ा। रैंक 21 के आगे लिखा था मयूराक्षी। गुरु बहुत तेजी से बाहर निकला, फोन निकाला, फिर रख दिया। वह यही सोच रहा था, मयूराक्षी ने ठीक ही कहा था, उसे बहुत आगे निकलना है। मुझ जैसे मामूली आदमी को अब नहीं आना चाहिए उसके रास्ते। आज गुरु का मन हल्का हो गया। एक मन था, बोझ सा था मन पर, वो हट गया। गुरु ने पहले की तरह फोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया। बाबूजी, मेरा संघर्ष जारी है, बाबूजी को भेज दिया। दशरथ बाबू के लिए एक मैसेज ही काफी था। उनके हर सवालों का जवाब ये मैसेज दे देता था। रास्ते में कोचिंग से वापस आते हुए संतोष मिल गया। आपके रिजल्ट का क्या हुआ गुरु भाई? वही जो देवदास का पारू के घर हुआ था, एकदम दरवाजे पे जाके दम तोड़ दिए हम। साला यूपीएससी, कहकर गुरु खूब हंसा। सॉरी भाई गुरु, संतोष ने अफसोस से कहा। अरे क्या हुआ यार, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा फिर वो रूम के अंदर। आओ अंदर चलें, कहकर दोनों कमरे पर आ गए। विमलेंदु के घर स्वर्ग उतर आया। पिता भोलानाथ यादव अपनी टूटी कुर्सी पर इंद्र के समान बैठे थे। बेटा जगत जीत कर जो लौटा था, दिन रात बधाई देने वालों का तांता लगा था। रोज की तरह आज भी भोलानाथ यादव खटिया बिछाए द्वार पर बैठे थे।
तभी सायरन की आवाज़ सुनाई दी। ठीक उन्हीं के दरवाजे पर 6 गाड़ियों का काफिला रुका। झट से एक पुलिस का जवान उतर कर आया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इस सूबे के सबसे प्रभावी कैबिनेट मंत्री तेज नारायण यादव थे। भोलानाथ यादव तो समझ ही नहीं पा रहे थे कहाँ जाएं, ऊपर उठें नीचे उतरें। मंत्री जी ने हाथ पकड़कर बिठा दिया। कहा, नमस्कार भोलानाथ जी, कैसा स्वास्थ्य है आपका? बस दुआ है आपकी, और आशीर्वाद तो दीजिए, आप हमारी लड़की को समधी बनाने आए हैं हम आपको, कहकर गले पर हाथ रख दिया मंत्री जी ने। भोलानाथ यादव को अपने कान पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। भला भगवान एक साथ इतनी भी खुशियां देता है? दिमाग तो काम ही नहीं कर पाया। 4 करोड़ रुपए और बनारस में पेट्रोल पंप और लखनऊ में एक मकान सोचे हैं। कुछ और मन हो तो जरूर बताइएगा, वो भी देख लेंगे। मंत्री जी का पिता अंदर से बोला, का सरकार 4 करोड़ देने वाले की बेटी नहीं देखी जाती? अरे वो हमारी भी बेटी है, बस एक बार विमल से पूछ लेते, मतलब उसको हम बता देते, फिर आ जाते रस्म करने। ठीक है, जरूर जरूर, जल्दी खबर करिएगा। इसके पश्चात ट्रेनिंग एकेडमी में ही अपने साथ ट्रेनिंग कर रही उड़ीसा की ऋतुपर्ण महापात्रा के साथ विवाह करना तय कर लिया था। दोनों के बीच प्रेम सावन में धूप की तरह बड़ी तेजी से उगाया था। विमलेंदु ने बाबूजी के फोन से पहले ही फोन करके अपना निर्णय सुना दिया था और शादी की तिथि भी तय कर ली थी। भोलानाथ यादव को लगा जैसे किसी ने उड़ाकर पर काट लिए हों। मन महसूस कर रह गए। मंत्री जी को खबर भिजवा दी कि बेटे से नाता तोड़ लिया है, हमसे अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। 2 महीने बाद शादी। विमलेंदु घर आया। पिताजी माजी समेत घर भर की खरीदारी की। सबके लिए भुवनेश्वर का टिकट भी बुक कराया। सारे टिकट एसी फर्स्ट क्लास के थे। ऋतुपर्णा महापात्रा उड़ीसा के मुख्य सचिव रहे गजपति महापात्रा की बेटी थी। उनके खानदान में 3 पीढ़ियों से आईएएस ही थे सब। विमलेंदु ने प्यार में सधा हुआ इकरार किया था। बहुत बड़े परिवार का दामाद बनने जा रहा था। सबको भुवनेश्वर के एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया। घर पहुंचते ही दरवाजे पर चेरी खड़ा मिला था। ऋतुपर्णा ने उसे गोद में लेकर गले लगाया, विमलेंदु की तरफ बढ़ाकर उसका माथा चुम्वाया। चेरी ऋतुपर्णा का सबसे प्रिय कुत्ता था। रात को विमलेंदु बिस्तर पर था, तभी ऋतुपर्णा गोद में चेरी को लेकर आई। डार्लिंग, आज मेरी जिंदगी की इतनी खास रात है। मैं चाहती हूँ इस स्पेशल रात को चेरी हमारे ही साथ सोए। मैंने इसे बहुत मिस किया है, कई महीने। मेरा बच्चू, मेरा चेरी। ऋतुपर्णा का ममत्व भी देखने ही लायक था। दृश्य कुछ ऐसा था, अब चेरी उन दोनों के ऊपर 4 टांगे फैलाकर लेटा था। विमलेंदु कुछ नहीं बोला। वह तो बस यही सोच रहा था कि जिंदगी भर जिस कुत्ते की चूतड़ पर ढेला मार उसे द्वार से भगाते इतना बड़ा हुआ, सोचा भी नहीं था कि अपनी शादी की पहली रात उसी के साथ सोएगा। उसे आज अपने इंसान तक होने का दुख हो रहा था। अरे आप भी फालतू टेंशनियाए रहते हैं। इतना बड़ा घर में शादी किया, बहू भी आईएएस मिली, और क्या चाहिए? विरंची पांडे बोला। हाँ विरंची जी, पर एक बात बोले, बड़ा घर में तो किया, पर नेताजी के यहाँ करता ना तो नेता जनता से भी साथ निभा देते। जावेद का भी सिलेक्शन हो गया था। वह बस स्टॉप पर उतर चुका था। अपनी गली में जैसे ही घुसा, दरवाजे पर भीड़ लगी थी। देखकर उसके हाथ से बैग छूट गया। बेतहाशा भागा। भीड़ को चीरते हुए सीधे सामने पड़ी माँ से लिपटकर एक बार चीखा और फिर चुप हो गया। जावेद को आता देख और लोग भी जमा हुए थे। सुबह 9 बजे ही माँ दुनिया छोड़ चुकी थी। टाइम कम है, आखिर जावेद टाइम पर नहीं पहुंच पाया। माँ से लिपटकर एक टक बस माँ को देखे जा रहा था। अम्मी पूछो ना मुझसे मेरे नतीजे आए कि नहीं। अम्मी पूछो ना मैं आसमान जीतूंगा कि नहीं। अम्मी उठ बोल। वह बेसुध पड़ गया। चुप हो जा बेटे, अल्लाह ठीक करेगा, सब संभल जाएगा। माँ शायद यह खबर अपने सामने सुनना चाहती थी, इसीलिए अभी घर भी नहीं पहुंचा था जावेद। जावेद हाकिम बन गया था। खबर गांव में फैल गई। जावेद वापस माँ की कब्र पर गया और कब्र से लिपटकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। संतोष के साथ मनोहर ने भी फॉर्म डाला था।
आज तक कभी अपना रिजल्ट न देखा, न धोखा हुआ। हर बार वही हुआ जो उसने सोच रखा था। फेल फेल फेल। पीटी की परीक्षा हो गई। संतोष संतुष्ट था, बिना वक्त गवाए मेंस की तैयारी में जुट गया। अपने लिखे उत्तर दिखाने के लिए रात को श्यामल सर के घर पहुंच जाता। शुक्रवार की शाम थी। बत्रा पर हलचल थी। सबसे ज्यादा परिणाम लोक प्रशासन से आए थे। हिम्मत करके उसने भी अपना नंबर डाला। स्क्रीन पर नॉट क्वालिफाइड लिखा आया। अब संतोष में ताकत नहीं बची। उठकर कमरे तक आए, पैर लड़खड़ा गए, आंखों के आगे अंधेरा था। बहुत चूतिया फील्ड है यूपीएससी, पढ़कर मर गए साला, पर पीटी नहीं हुआ। संतोष बुदबुदाने लगा। सीधे यमुना नदी के पुल की तरफ जाने लगा। उसे खुद पता नहीं था कि क्या करने वाला है। गुरु रास्ते की दुकान पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। इधर कहाँ जा रहे हो? गुरु ने पूछा। मरने चलना है क्या? संतोष ने बिना उसकी तरफ देखेगा। पगला गए हो क्या यार? हाँ, बकचोदी कर रहे हो? अरे क्या हुआ? साला टीचर बदल लो, विषय बदल लो, मेहनत करो, सब तरह से करके देख लिया, कहाँ गया रिजल्ट? बताओ ना आप, संतोष चिल्लाते। तो क्या हुआ? अभी तुम्हारे पास और प्रयास हैं, आगे हो जाएगा। गुरु ने रटी रटाई लाइन बोली। अरे वाह रे गुरु, कर लीजिए साला हमारा फोन। बोलिए ना हमरे बाप को कि पीटी नहीं हुआ आपके बेटे का इस बार, अगली बार हो जाएगा। अरे कैसे मुंह दिखाएंगे? हमारे बाप ने कर्जा लेकर हमको पैसा भेजा, इतना कष्ट से आता है खर्चा, और साला हम कुछ नहीं कर पाए, बोलकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने समझाया। एक दिन विनायक बाबू का फोन ही आ गया। हेलो बेटा, क्या हाल है? पिता ने पूछा। ठीक हूँ पापा, वही पढ़ाई है। आखिर क्या सोचे? मतलब जी, बस फिर देंगे। देखो बेटा, जितना हमसे बन पाया किए, कर्जा लिए, सब किया। जोशी को भी तुम्हारी कुंडली दिखाई। अब तुम वापस आ जाओ, पिता ने कहा। संतोष आंखों में आंसू लिए सुनता रहा। ठीक है पापा, हम चले आएंगे, अब टेंशन मत लीजिए। फोन कट गया था। यहाँ से पढ़ना और एसएससी बैंक का भी फार्म है। हेलो हेलो, फोन तो कट ही चुका था। समय मुट्ठी में रेत की तरह फिसला जा रहा था। मुखर्जी नगर में साल कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। कमरे से कोचिंग, कोचिंग से कमरा, आते जाते साल भर का समय मिनटों में गुजर जाता है। इधर संतोष ने दिल्ली में रहना तय तो कर लिया था, पर अब उसके लिए दिल्ली में रहना आसान नहीं था। पिताजी ने अपनी तरफ से साफ कह दिया था कि अब दिल्ली पढ़ाई के खर्चे के भेजना उनके बूते की बात नहीं है। संतोष ने भी अपनी ओर से वापस आने के लिए हाँ तो कर दिया था, पर महीने ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। आईएएस में सफलता की संभावना हर एक के लिए आवश्यक नहीं थी। किसी के पास वकालत की डिग्री थी, पत्रकारिता या एमबीए जैसी आपात डिग्री भी नहीं थी उसके पास, जिसके सहारे वह कहीं और किसी क्षेत्र में हाथ पैर मारे। अब विज्ञान और तकनीकी उसने पढ़ा नहीं था। अच्छा, निकल ही जाइएगा, क्या करें, आखिर होली, दशहरा, दिवाली की तरह ही अटल है यूपीएससी का एग्ज़ाम। फिर समय पर आ गया। हाँ जी सेंटी, हम तो चले। अजी वो पापा पिछले 2 साल से ही कह रहे थे कि अब बहुत हुआ तैयारी, अब वापस आ जाओ। समय पर नौकरी तो लगने से रही, कम से कम शादी ही कर लो। विदिशा ने बताया। तो शादी तय हो गई आपकी? लगभग वही समझिए सेंटी जी, एक लड़का देखा है पापा ने, इंजीनियर है। बताइए ना, हम आईएएस बने और ना ही पति मिल पाया सिविल वाला। पापा ने खोजा भी तो इंजीनियर। हमारे भाग्य में कहीं से भी सिविल नहीं था सेंटी जी, विदिशा ने बड़ी कसक के साथ कहा। मनोहर भाई, वो आपकी खास मित्र पायल कहाँ है आजकल? संतोष ने पूछा। भाई जी रहने दीजिए, किसका गुस्सा उठा दिए? अरे नचवा के रख दी हमको। उसने बॉयफ्रेंड को लात मारने के बाद हमारा नंबर लगाया था। अभी सुनते हैं किसी के साथ लिव इन में रह रही हैं, करोल बाग के साइड में कहीं। छोड़िए भी, अब उसकी कहानी बंद करिए। दोनों इधर उधर की बातें करते वापस गए। संतोष भाई, पेपर कैसा रहा? गुरु ने पूछा। वही पिछली बार की तरह ठीक गया है। अब परिणाम भी हर बार की तरह ना आए, यही दुआ कर रहा हूँ। आय हाय, गुरु ने भरी लड़खड़ाई आवाज में कहा। मनोहर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुरु को क्या हो गया। क्या मजाक कर रहे हैं?
किस्मत हमारे साथ की है भाई, ले बेटा अब मजाक कर ले। हाँ मैं पीटी में फेल हो गया हूँ, गुरु ने भर्राई आवाज में कहा और फोन काट दिया। साला 3 साल हो गए, घर का नंबर भी नहीं लिए हम उसका, मनोहर ने मन ही मन सोचा। कुछ दिन बाद गुरु दिल्ली वापस लौटा। अपने आने के दूसरे ही दिन उसने सीढ़ियों से एक नए लड़के को उतरते देखा। क्या भाई, कहाँ आए हो? मैं भी आया हूँ, 4 दिन पहले ऊपर वाले फ्लोर पर रहता हूँ। लड़के के बोलते ही गुरु चौंक गया। ऊपर वाले फ्लोर पर? उसमें तो संतोष नाम का लड़का रहता है मेरे दोस्त। नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता कौन रहता था, मुझे कमरा मिला, मैंने ले लिया। ओके भाई, चलता हूँ, लड़के ने कहा और चल दिया। मुखर्जी नगर में सफलता और असफलता को लेकर 2 जुमले खूब चलते थे। जो सफल है उसको लेकर कहा जाता था इसमें कुछ तो है, और जो असफल होता उसको लेकर कहा जाता इसमें कुछ तो कमी है। यहाँ आए हर व्यक्ति का मूल्यांकन बस इसी आधार पर होता था कि वह आईएएस में सफल है या फेल। यहाँ इससे इतर व्यक्तित्व की कोई खासियत मायने नहीं रखती थी। यहाँ आईएएस न बनने को ही जीवन का समाप्त होना माना जाता था। आप में अगर कोई अलग हुनर हो तो लोग हंसकर बोलते, यहाँ क्या कर रहे हो गुरु? अच्छा वक्ता था और पिछले दिनों जीवन के कई संगठनों में काम भी कर चुका है। लेकिन मुखर्जी नगर में अब उसके लिए सारे द्वार बंद थे। अरे मनोहर भाई, संतोष मिल गया है, गुरु ने लगभग चीखते हुए कहा। संतोष को क्या हुआ? कहीं मामला सुसाइड कर लिया क्या? भरत का फोन आया था। बताइए, भगवान हमको माफ नहीं करेंगे, हम ही उसको दिल्ली का रास्ता दिखाए थे, रूम दिलवाए थे, सब सेट किए थे। क्या किया ये लौंडा? राय साहब ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। पागल हो गए हैं आप? का चूतियापा बतिया रहे हैं? अरे वो कहीं चला गया है, अब यहाँ नहीं रहता, जहाँ भी होगा अच्छा होगा। अरे संतोष मिल गया है, का बोल रहे हो? आओ ना यार, ऊंचाई पर मिला है, बत्रा सिनेमा के सबसे ऊपर वाले छत पर है, गुरु ने बताया। उतना ऊपर का कर रहा है? अब उतना ऊपर जाके कोई उतरता है? वो जहाँ दिखा है वहां से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती। तुम जल्दी आओ, गुरु ने कहकर फोन काटा। 10 मिनट के अंदर मनोहर दौड़ता हुआ गुरु के पास आया और फिर जो उसने देखा कल्पनीय था। संतोष की फोटो लगी हुई थी, वह आईपीएस बन चुका था। श्यामल सर की कोचिंग के हर पोस्टर में पूरे बत्रा पर उसकी तस्वीर लगी थी। अरे बाप रे, ये क्या है गुरु भाई, संतोष भाई आईपीएस बन गए? मनोहर खुशी से चिल्लाया। हाँ मनोहर, ये रेस का डार्क हॉर्स साबित हुआ, डार्क हॉर्स निकला हमारा, गुरु ने कहकर अपनी नम आंखें पोंछी। गर्दन अभी भी पोस्टर की तरफ ही थी। ये डार्क हॉर्स का मतलब हम नहीं समझे गुरु भाई, मनोहर ने गुरु की तरफ देखते हुए पूछा। डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दाव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद न की हो, और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाए, वही डार्क हॉर्स है मेरे दोस्त। संतोष एक अप्रत्याशित विजेता है। जो भी हो, किस्मत पलट दी उसने, भाग्य को ठेंगा दिखाकर। अपनी मेहनत से ही अपनी तकदीर खुद गढ़ ली इसने भाई, गुरु ने कहा। हाँ बहुत सही कहे, एकदम अंधेरे में रहा साल भर और जिंदगी भर के लिए उजाला कर गया मेरा दोस्त। चलिए अब नंबर ले लें सर से, इससे मिलकर इसे बधाई दिया जाए, अपने इस डार्क हॉर्स को, मनोहर ने कहा। कोचिंग पहुंचते देखा संतोष वहीं बैठा था। एक दूसरे को देखते तीनों उछल गए। संतोष ने दोनों से माफी मांगी और तीनों गले मिलकर खूब रोए। श्यामल सर की आंखें भी उन तीनों का साथ दे रही थी। मनोहर घर वापस आ गया, उसकी शादी हो चुकी थी। सीमेंट बेचने वाले मनोहर की आंखों में पानी आते ही जैसे यादें ठोस हो गईं। उसे गुरु की बात याद आ गई अचानक कि जिंदगी आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है। जरूरी नहीं है कि सब एक ही रास्ते पर दौड़ें। जरूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो, क्या पता तुम किस दौड़ के बाद डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन है, कहीं वह आप ही तो नहीं हो। जय हो। लंबी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।